नमस्कार दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बरनी का चैप्टर नंबर 3 माँ जो कि कहानी है और वह कहाँ की है, गुजरात की है। गुजराती कहानी है जिसका मैं आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, पहला कह रहा है माँ जो कि गुजरात की कहानी है और इसके लेखक के बारे में कोई पूछेगा मेरे दोस्त तो वह ईश्वर पेटलीकर, गुजरात राज्य के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। बात करते हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था काला पानी, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास था। अगर हम बात करते हैं कि माँ कहानी के बारे में मेरे दोस्त, तो माँ एक कहानी है जो छोटी सी बच्ची पर आधारित है। गु नाम की एक लड़की थी जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी मेरे दोस्त। जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी, जिसका इलाज करना संभव नहीं था। हम बात करते हैं यहाँ पे कि मंगू की एक बहन थी जिसका नाम था कम्मो, जो कि बहुत ही कमासूत लड़की थी जिसका नाम था कम्मो। हाँ, आओ मेरे दोस्त, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ध्यान तरीके से पढ़ना, ज़्यादा नहीं 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस आप याद कर लीजिएगा, तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। पहला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। हमने आपको बता दिया कि माँ कहानी है वह ईश्वर पेटलीकर द्वारा अनुदित है, जो कि गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात राज्य के थे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं, तुमसे मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ कि श्रीनिवास के लेखक कौन है। मैंने श्रीनिवास किस कहानी के लेखक थे? दहीवाली मगम्मा, है ना। 7 कोरी होता तो ढहते विश्वास के लेखक हैं। ईश्वर पेटलीकर तो बता दिए माँ। सुजाता तो नगर के लेखक है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है जो कि बच्चे हमेशा भुलाते। देखो, मंगू पूछना है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मेरे दोस्त, मंगू की माँ की 4 संतानें थी। अगर यह पूछेगा कि मंगू के अलावे, मैंने मंगू के छोड़कर माँ की कितनी संतानें थी, तो वह 3 थी। तो पूछ रहा है मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, तो वह थी 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहे मंगू के अलावा, देखो यहाँ पे प्रश्न बन गया ना। क्या कहा कि मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी। जो मंगू थी उसके अलावे माँ की कितनी संतानें थी? 3 थी ना, 3 संतानें थी। अगला प्रश्न है, मंगू जन्म से क्या थी। हमने आपको बता दिया था ना कि मंगू जो थी जन्म से ही पागल और गूंगी थी। पागल के साथ साथ गूंगी भी थी। जन्म से ही पागल और गूंगी थी, तब पागल भी होगी, गूंगी भी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, मंगू के कितने भाई थे। अब यहाँ पे आता है कि मंगू के कितने भाई थे। तो मैं बताता हूँ, मंगू के घर में तो कुल 4 सदस्य थे मंगू के माँ की, जिसमें 2 भाई और 2 बहन थे। तो मंगू के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मैंने जो माँ कहानी है उसका प्रमुख पात्र है एक पागल और गूंगी लड़की जिसका नाम था मंगू, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी, जिसकी इलाज हो पाना असंभव था मेरे दोस्त। यहाँ पे आता है, पराई माँ ही कान छेदती है। मतलब यह कहा जाता है कि माँ अपने बेटे को इतना ज़्यादा भी नहीं दुख में देख सकती कि वह सहन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या है, पराई माँ ही कान छेदती है। यह कहावत है कि मुहावरा है कि छंद है कि सोरठा है। तो मैं बताता हूँ कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह एक कहावत है मेरे दोस्त। क्या है? कहावत है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था। यहाँ पे देखो, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे ही कहा था किसने, तो कहा था ज्योतिषी बाबा ने कहा था। और जैसे ही माँ ने सुनी तो माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव साबित हो गया और वो सोचने लगी कि हमारी बेटी अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। समझ रहा है ना। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, माँ
के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया? देखो पता ना कौन सा महीना आराध्य देव बन गया? जब ज्योतिषी बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है वह अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, उसी को सोचकर माह है जो कि अगहन के महीना में उनके लिए आराध्य देव साबित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? जो मंगू थी उसके बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मैंने बताया था कि मंगू के 2 बहन थे और 2 भाई थे, जिसमें एक मंगू थी और उसकी बहन का नाम था जो कि उससे बड़ी थी, जिसका नाम था कमोन। कमो यहाँ पे हो जाएगा कोई कमो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कन्या विद्यालय में, देखो ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में समझो कि छप गया। 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न है जो छप गया मेरे दोस्त। इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो। कह रहा, कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? मैं बताया था कि मंगू के ही गांव के एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, जो कि कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ा करती थी और वह भी पागल हो गई थी, लेकिन उसका पागलपन कुछ ही महीनों के अंदर ठीक हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कुसुम। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? मेरे दोस्त जो माँ कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है, माने कौन भाषा में माँ कहानी लिखा गया? हम लोग तो इसे हिंदी में पढ़ रहे थे, लेकिन हिंदी में तो नहीं ना है, यह गुजराती भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी। आप बताओ, तुम यह जवाब कमेंट में बताना कि इसे हिंदी में अनुवाद कौन लेखक थे जो माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किए थे। यह जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे दोस्त। तो आओ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मैं बताया था कि जब मंगू बीमार हो गई थी तो उसकी माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा दिया करती थी। गौशाला, जैसे गाय को नहीं सब अपने अपने घरों में गाय का रखने वाला एक घर होता है जिसको बोलते हैं गौशाला, पढ़ने वाला घर, पुस्तकें रखने वाले को बोलते हैं पाठशाला, उसी तरह गाय रखने वाले को बोलते हैं गौशाला। तो उसे मानती थी कि उसे लगता था, माँ को लगता था कि हमारी बेटी अस्पताल में ठीक ही नहीं होगी, वहाँ के डॉक्टर जो हैं कभी से सही से इलाज नहीं करते, इसीलिए गौशाला की उपमा दिया करती थी। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? किस भाषा के कथाकार हैं? तो हमने बताया कि ईश्वर पेटलिकर साहब जो हैं वह गुजराती भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मैंने जब मंगू बीमार हो गई थी, मंगू के गांव के डॉक्टरों से मंगू ठीक नहीं हो रही थी, तभी वहाँ के लोग कहे थे कि तुम मंगू की माँ को कहे थे कि तुम जाके मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, वहाँ पे मंगू ज़रूर ठीक हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो मंगू के लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब मेरे दोस्त यहाँ पे कुल 15 प्रश्न थे, तो आप ईमानदारी से, कोई इसमें ज़्यादा होशियार तेज तरार बनने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है मेरे दोस्त। बता देना हो मेरे भाई कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है, काहे कि हम भी तो देखें कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना तैयारी आपका हो गया है। यह चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे दोस्त। जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। कौन को देखना है? चैप्टर नंबर 1 वर्णिका का, चैप्टर नंबर 2 वर्णिका का नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्त जाके देख लो। उस सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब यार प्लीज़ भाई ब्रदर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना।
कमेंट एक ज़रूर। यार आप लोग पढ़ते हैं यार लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, बस प्लीज़ यार एक कमेंट ज़रूर करना। मैंने आपका क्वेश्चन भी दिया था, उसका कमेंट कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।